बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद खर। मैं उसामा जाहिद हूँ और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी तजज़ियाकार असद खर साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अब्दुल मरवत ने कहा है कि बानी पीटीआई ने इतवार को एहतजाज की कॉल दे दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे पहले भी एक एहतजाजी कॉल दे चुकी है और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक वसी क्रैकडाउन किया गया। पंजाब पुलिस और दीगर वफाकी पुलिस का कहना था कि दफ़ा 144 के नफाज के तहत इस तरह का एहतजाज नहीं हो सकता, तो पुलिस की भारी नफरी पूरे पंजाब में तैनात कर दी गई। जहाँ पे तहरीक इंसाफ का एहतजाज थे वहाँ से गिरफ्तारियाँ की गई हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इलाके की सूरत में सिर्फ KPK में गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हुई है। तो KPK के अंदर एहतजाज जो है वो भी करेंगे। अलीमिंट गंडापुर ने कहा कि मैं इस एहतजाज की क़यादत खुद करूँगा और वसी पैमाने पर यह एहतजाज किया जाएगा। तो देखते हैं ये एहतजाज जो इसकी क्या असरात मुरतब होते हैं। दूसरी तरफ अकबर एस बाबर जिनकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बल्ले का निशान खो गई, इन्होंने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की थी कि बानी रुकन है और इन्हें इलेक्शन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया और एक दफ़ा फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इनकाद करवाया गया। तो उसमें अकबर एस बाबर एक दफ़ा फिर इलेक्शन कमीशन पहुँच गए हैं। अकबर एस बाबर का कहना है कि वो जो पार्टी पूरी पाकिस्तान में रोना रोती है कि उन्हें मैंडेट नहीं दिया गया, तो उन्होंने अपने वर्कर्स के साथ जो है धांधली की है। जो धांधली का रोना पूरे पाकिस्तान में रोते हैं, खुद धांधली करते हैं। अकबर इस बाबर का अब जाने का मकसद क्या है, क्या वजूहात, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। सबसे पहले असद खान साहब, कैबिनेट की हमने पहले डिस्कस की है, उसके बाद आज बानी तहरीक इंसाफ ने फिर कहा कि वो मुफाहमत नहीं करेंगे चोरों के साथ, तो अभी एक दफ़ा फिर एहतजाज की कॉल दे दी है। एहतजाज का ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा और क्या एहतजाज के जो सिलसिले जारी किए तहरीक इंसाफ ने इसके फ़ायदे भी होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो PTI है उसकी सियासत जो है वो एक मज़ामत का जो है रूप एक धारे हुए है। और PTI जमात जो है, आपने देखा जब वो हुकूमत में थे तो उस वक़्त भी उनका इस तरह ही रवैया था और जब वो हुकूमत में नहीं होते तो उस वक़्त भी उनका रवैया जो अपोजिशन वाला होता है। अब मामला ये है कि एक तरफ तो जैसे तैसे करके भी इलेक्शन हो गए, जो कि PTI को जो बहुत सारे पाकिस्तानी भी ये समझ रहे थे शायद इलेक्शन जो है वो नहीं होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वो हो गए, एक बहुत खुशाइंद बात है। दूसरी एक और बड़ी अचीवमेंट है कि फार्म 45 जो है उसके हवाले से एक रिजर्वेशन थी, मुतालबा था और डिमांड थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वेबसाइट पर 45 फार्म जो कि कानून के मुताबिक 14 दिन के अंदर उसको अपलोड करने चाहिए, चले 26 रोज़ बाद बिल आकर उसने कर दिए। अब ये मैं समझता हूँ इसके बाद अब एक प्रॉपर एक फॉर्म मौजूद है हमारे पास, और जिस तरीके से सोशल मीडिया के ज़रिए उन फार्म 45 में से गलतियाँ और जो तजादात जो है निकाल कर वो चीज़ें बजाय सोशल मीडिया पर उसका शोर गोगा करने के या बजाय उस पर एहतजाज करने के, प्रॉपर जो आपका फॉरम है वहाँ पे आप चले जाएं और वहाँ जाके यही चीज़ जो है ये इस्टेब्लिश अगर कर देंगे तो 2+2=4 जो है कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल है उसको मानना पड़ेगा, उसके अलावा तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अब ये एहतजाज जो है पाकिस्तान जो है जिस नहज पे इस वक्त है, और आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में चूँकि इस ही रिलेटेड एक बात भी हुई है और उसके अंदर ये बताया गया है कि पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने दिए गए जो मैंडेट है उसके मुताबिक आम इंतखाबात 2024 जो है उनके इनकाद के लिए आवाम को महफूज माहौल फराम किया। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में एक भी कैजुअल्टीज नहीं हुई, एक भी जख्मी होने के खिलाफ, एक भी दंगा फसाद की, कोई झगड़े लड़ाई की, हालांकि बड़े पोलिंग एहसास थे, हालांकि बड़े एहसास, आधे से ज्यादा, आधे के करीब एहसास पोलिंग स्टेशन भी थे। इससे ज्यादा फौज पाकिस्तान के इंतखाबी अमल से कोई तल्लक नहीं था, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर या अमन अमान की सूरत हाल से उनका तल्लक था। ये बात तो इसमें मेरा ख्याल कोई दूसरी राय नहीं हो सकती, किसी का भी इसके ऊपर डिफरेंस ओपिनियन नहीं हो सकती। दूसरा आ जाता है कि इसके हवाले से उन्होंने तशवीश का इजहार किया बाकायदा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि कुछ मखसूस मगर महदूद सियासी जो अनासर हैं सोशल मीडिया और कुछ मीडिया के कुछ सेगमेंट्स की तरफ से मदाखलत के गैर मुसद्दका इल्ज़ामात के साथ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को वो बदनाम कर रहे हैं, जो इंतहाई काबिल मजम्मत है। एक तरफ तो ये मामला है, दूसरा उनका कि बदकिस्मती ये है कि गुड गवर्नेंस, मुआशी बहाली, सियासी इस्तेकाम और अवामी फलाह बहबूद जैसे हकीकी मसाइल पर तवज्जो मरकूज करने के बजाय ऐसे मफाद परस्त अनासर की पूरी तवज्जो अपनी नाकामियों को ऊपर से पुश डाल कर
सियासी अदम इस्तेकाम और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने पर मरकूज है। ये बेसिकली वो जो इतवार को कॉल दी गई है, मेरा ख्याल उसका ये जवाब है कि पाकिस्तान अब मजीद सियासी अदम इस्तेकाम या मासी अदम इस्तेकाम का मुतहम्मल नहीं हो सकता। इस वजह से हुकूमत या पाक फौज जो है वो एक पेज पर आपको नजर आ रही है। इसके साथ साथ जो सानिया 9 मई के वाले से भी बड़ी बात की गई उसके अंदर, और उसमें बताया गया कि सानिया 9 मई जो है उस हवाले से जो भी उसके अंदर मुलव्वस इनासर हैं उनके खिलाफ जो है कानून जो है वो बाकायदा हरकत में आएगा और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अच्छा, अकबर एस बाबर दोबारा कमीशन में अब क्या वजह है? देखिए, अकबर एस बाबर जो है मैं समझता हूं कि देखें पीटीआई का जो वोट बैंक है या जो पीटीआई के जो मेंबर्स हैं, मुझे ये बताएं कि क्या अकबर एस बाबर को ऑन करते हैं? क्या पीटीआई की जितनी ये सीटें हैं, अगर अकबर एस बाबर जो है उनके पास कोई पॉपुलैरिटी है, उनका कोई वोट बैंक है, उनके पास कोई मेंबर्स हैं, तो वो इलेक्शन जो है उनके अंदर पार्टिसिपेट करते और वो बताते हैं कि जनाब ये असली हम पीटीआई वाले और हम इतनी सीटें लेकर आ गए, बजाय तनकीद करने के जी पीटीआई के दफातर को सील कर दिया जाए, उनके अकाउंट को सील कर दिया जाए और वहाँ पे जनाब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग जा रहे हैं। तो आप तो काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ है ना, ये एक सस्ती शोहरत वाला मामला है और उनका क्लेम बनता नहीं है किसी हवाले से भी। अच्छा, ऐसा मेंबर पहली बार देखा है जो अपनी ही पार्टी का जो इंतखाबी निशान है उसको जाया करवा दे, उनके अकाउंट मुजमद करवाना चाहता है, उनके दफातर को सील कराना चाहता है, उनका इंतखाबी निशान जो है वो चाहता है कि उनके पास ना हो। तो मुझे ये बताएं कि ये किस तरह हो सकता है, ये पॉसिबल? जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए आज करारदाद जो है वो भी पेश की है। इस करारदाद से लेकर हम पहले भी प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं। आपने कहा कि इस करारदाद का कोई फ़ायदा नहीं है, एक फार्म मौजूद है कि आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में इस हवाले से अपीलें दायर करें और वहाँ पर आप इंसाफ का तकाजा करें। लेकिन सवाल ये है जो करारदाद पेश की गई है, अगर सबसे आप समझते हैं कि पार्लियामेंट जो असेंबली है उसका रोल बड़ा है, तो अगर करारदाद पास हो जाती है लेट्स सपोज, तो इसका कोई तो बेनिफिट हो सकता है? देखिए, करारदादों के जरिए मैंने पहले बताया कि सजा याफ्ता लोगों को करारदादों के जरिए जेलों से बाहर नहीं निकाला जा सकता, उनको अदालती फैसलों के जरिए ही बाहर निकाला जा सकता है। तो दूसरी बात यह है कि अगर अदालती फैसलों पर करारदादें आने लगेगी तो ये मिसकंडक्ट के मुर्तकब होगा। पार्लियामेंट का काम ये नहीं है कि वो आईनी अदालतों के फैसलों के ऊपर करारदादें पास करे, और ये फोरम जो है किसी भी ऐसे गैर आईनी इकदाम के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। और अगर वो पास हो भी जाती है तो फिर भी उसके ज़रिए क्या जेल के दरवाजे खुल जाएंगे? दूसरी जानब एक और अहम पेशरफ्त हुई है कि जिस तरह आदिल राजा बाहर से बैठकर और हैदर मेहदी जो है वो अपने आप को पीटीआई का हमदर्द या उनका सिंपैथाइज़र या उनका स्पोक्स पर्सन के तौर पर प्रेजेंट कर रहे थे, और उस हवाले से आज शेर अफजल मरवत जो है उन्होंने बाकायदा वीडियो बयान जारी किया है और उन्होंने उनसे ला तकल्लुकी का इजहार किया है। और उस वीडियो बयान के साथ अगर बात की जाए तो असद कैसर भी जो है वो वहाँ पे उनके पीछे जो है वो नज़र आ रहे हैं। शेर अफजल मरवत और असद कैसर जो है वो बाकायदा उसके पीछे जो है बाकायदा नज़र भी आ रहे हैं, और ये वीडियो बयान जो है ये जारी किया गया और उसमें बताया गया है कि असद कैसर ने कहा कि अवाम आदिल राजा और हैदर मेहदी पर एतमाद ना करें, पीटीआई का अपना मीडिया सेल और अपने तर्जमान हैं, सिर्फ पीटीआई मीडिया और तर्जमान से जारी बयानियाँ ही तस्लीम किया जाए। और उन्होंने कहा कि चंद दिन से शेर अफजल मरवत के खिलाफ यूट्यूबर बाहर से बैठकर कंपेन चला रहे हैं। ये यूट्यूबर शाह महमूद कुरैशी और परवेज अली के खिलाफ भी कंपेन करते रहे हैं। और उनका ये कहना था असद कैसर का कि आइन और कानून से मुतल्लक जो है हमारी जदोजहद जारी रहेगी, हमने कभी फौज के खिलाफ बात नहीं की। बानी पीटीआई का बयान है कि मुल्क और फौज मेरी है, और पीटीआई रहनुमा ने कहा कि हम आइन कानून की बालादस्ती और सिविल सुपरमेसी चाहते हैं। आदिल राजा और हैदर मेहदी जो है उनके प्रोपेगेंडे पर इत्मीनान ना करें, और तहरीक इंसाफ इन यूट्यूबर से कोई तल्लुक नहीं है। और उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना तर्जमान और बयानिया और इसे सामने लाया जाए। तो अच्छा, अब ये आपके सामने सूरत हाल है कि यानी वो लोग जो कि अपने आप को पीटीआई का क्लेम करके, उनका तर्जमान क्लेम करके जिस तरीके से जहर घोल रहे थे, इदारों के खिलाफ नफरत अगेंस्ट जो चीज़ें चला रहे थे, और ये सादा लोग तो यही समझ रहे थे शायद ये पीटीआई का बयानी है, तो उन्होंने कैटेगोरिकली उस चीज़ से डिसऑन किया है और उन्होंने बता दिया है कि फ़ौज
जो है वो हमारी है, और बानी पीटीआई का भी यही नज़रिया है या यही बयानिया है कि पाक फ़ौज जो है वो हमारी है, और हम और पाक फ़ौज जो है, और पाक फ़ौज की मजबूती अच्छा, पाकिस्तान हमारे की पास मजबूती यहाँ पर है। पर शेर अफजल मरवत और अकबर एस बाबर के स्लॉट मौजूद हैं, पहले वो सुन लेते हैं, फिर दोबारा इस पर बात करते हैं। इनकी अकल घास चरने गई थी, क्योंकि जो ये पार्लियामेंटेरियंस बनने हैं, ये वोट तो पाकिस्तान तहरीक हमारी इंसाफ को मिला था। लोगों ने पीटीआई को वोट दिया था कि ये इस पे रिजर्व सीट बनाए और रिजर्व सीट पे उनकी नुमाइंदगी हो पार्लियामान में। इलेक्शन कमीशन ने वोटरों का मैंडेट जो है पीएमएलएन को दे दिया, पीपल पार्टी को दे दिया। ये आईन, कानून, इखलाकियात के साथ एक इंतहाई घिनौना और संगीन मजाक है। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज, इस फैसले के खिलाफ और मैंडेट की चोरी के खिलाफ एहतजाज जो है इतवार के रोज होगा। खान साहब ने जो है पाकिस्तानी कौम से अपील की है कि जब तक पाकिस्तान के वो तमाम मुक्तदर हल्के जिन्होंने पीएमएलएन को, पीपल पार्टी को, एमक्यूएम जैसे पार्टियों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शिराजा बिखेरने से मुस्तफीद कराया है, वो ये सोच लें कि पाकिस्तान के पास ना कोई शॉर्ट टर्म प्लान है, ना आपके पास लोन आ रहा है। वाहिद जो साल्वेशन है पाकिस्तान की, वो रिमिटेंसीज की मद में है, और रिमिटेंसीज पाकिस्तानी शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ जो अपनी दौलत बाहर भिजवा रहे हैं, इनके दौरे हुकूमत में उन्होंने पाकिस्तान नहीं भेजी। भी एक गुफ्तगू की है, वो भी सुन लेते हैं, उसको लेकर चलते हैं, फिर दोबारा इस पर बात करते हैं। पर बाबर का जरा शॉर्ट सुनाइएगा। क्या ये मुतालबा करने की जुर्रत रखते हैं जो अपने मुल्क के बारे में इंतशार फैलाने से नहीं बाज आते? क्या वो कैपिटल हिल पे जो हमला हुआ उसमें जो सजाएं मिल रही हैं, इंतशार सिर्फ किया था, क्या उनके लीडरान ये मुतालबा करते हैं कि उनको जेलों से रिहा किया जाए, जिनको 18 साल, 14 साल, 12 साल कैद सिर्फ कैपिटल हिल में घुसने के लिए उन पर इल्ज़ाम था? एक एक को पकड़ के। असूल है कि जिस मुल्क में रिट ऑफ द स्टेट नहीं होगी वहाँ इंतशार होगा। इन्होंने कौम को तफरीक में डाला है, इन्होंने कौम को इंतशार में डाला है, इन्होंने घरों में तकसीम पैदा की है। हमने इसका तदराक करना है, और एक ही तरीका है कि कानून को लागू करें। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कानून हो या फॉरेन फंडिंग का कानून हो, उसको लागू करें और तमाम सियासी जमातों पे लागू करें। मैं ये कहता था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो फैसला है वह तारीखी फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। बजाय इसके कि हमारे सो कॉल्ड दानिश्वर और ये आर्म चेयर इंटेलेक्चुअल्स और ये जो टीवी पे आके लोगों को गुमराह करते हैं, जब बजाय इसके कि वो उस पर तनकीद करते और ऑनरेबल चीफ जस्टिस की तस्दीक करते जिस अंदाज में की गई, वो अगर ये डिमांड करते कि ये कानून तमाम जमातों पे लागू करें, या इंट्रा पार्टी इलेक्शंस वाहिद जरिया है। अकबर एस बाबर की गुफ्तगू आपने सुनी है, एग्रेसिव स्पीच थी, लेकिन इससे पहले हम बात कर चुके हैं। अकबर एस बाबर जितना मर्जी जोर लगा रहे हैं, लेकिन तरीके इंसाफ का वर्कर उन्हें ऑन नहीं। और इसके अलावा इलेक्शन में भी 2024 के जो इंतखाबात हैं उनमें भी उनकी कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आई है, कोई कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आई है, कोई उनके पीछे पावर नहीं खड़ी हुई है। आप सिर्फ एक शख्स खड़ा होकर किसी भी पार्टी का तो इस तरह से पीछे पड़ जाए और तमाम मीडिया उनको कवर करना शुरू कर दे और इलेक्शन कमीशन उसको सीरियस लेना शुरू कर दे, तो मेरे ख्याल में ये किसी एक सियासी पार्टी के साथ ज़्यादती हो सकती है। अगर एक शख्स को किसी पार्टी का वर्कर ऑन नहीं करता, किसी पार्टी के साथ ये कैसा वर्कर है, कैसा बानी रुकन खुद को कहता है, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान जो है वो भी छिनवा दिया, उनके अकाउंट्स जो हैं वो मंजमद करने के हवाले से हमेशा से अदालतों से रजू कर रहे हैं, तो ये बानी रुकन का काम नहीं हो सकता। वो पार्टी को बनाने की कोशिश करता है, ना कि पार्टी को बिगाड़ने की कोशिश करता है। हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक फेस कर रही है एक चैलेंज को। अकबर एस बाबर की सूरत में एक छोटा सा चैलेंज जो है तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा साबित हुआ। इलेक्शन से पहले अपना इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ से छिन गया। अब ये क्या मुश्किलात जो है वो क्रिएट कर सकते हैं कानूनी तौर पे? खैल साहब, अकबर एस बाबर को मुश्किलात अब भी क्रिएट कर सकते हैं? देखिए, अभी जिस तरह इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से वो इलेक्शन कमीशन से उन्होंने रजू कर लिया है और जिस तरीके से मखसूस नशिस्तें उनसे छीनी गई हैं और वो दूसरी पार्टियों को मालिक नहीं, जिस तरह उन्होंने कहा कि वो बांटा जाएगा, वो लाख बांट दिया गया आज।
उस हवाले से भी डिटेल बताएंगे आगे जाके। और दूसरा जो मामला है वो अहम मामला है कि हमने कल वफाकी जो काबीना है उस हवाले से डिस्कशन की थी, तो आज मज़ीद उस हवाले से कुछ चीज़ें हम थोड़ा सा शेयर कर लेते। एक तो ये है कि हमने कल भी कहा था कि वज़ीर ख़जाना इसाक डार नहीं बनने जा रहे। अब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हैं, एक निजी बैंक के जो वो CEO प्रेसिडेंट भी हैं और सीनियर बैंकर हैं, उनको वज़ीर ख़जाना बनाने का फ़ैसला किया गया है। नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात भी हो चुकी है, शहबाज शरीफ साहब से भी ज़रा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मुलाकात हुई है और यकीनी तौर पर उनको एतमाद में लिया गया। और दूसरी जानब ये उनकी जो तकर्री है एज ए वज़ीर ख़जाना, उसको बहुत सारे हल्के जो है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए उसको खुशाइन करार दे रहे हैं। अच्छा, इसके साथ अगर बात की जाए तो दूसरे अगर काबीना के अरकान का जिस तरह हमने कहा था उसी तरीके से आगे चीज़ें बढ़ रही हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब को हमने कहा था कि वजारत इत्तलात व नशरियात वो उसी के हवाले से कि उनको दिए जाने की ये चीज़ें आ रही हैं सामने। राना सनाउल्लाह को कल मैंने कहा था कि पंजाब या वफाक में उनको मशीर दाखिला जो है बनाया जाएगा, तो वो वफाक के हवाले से मशीर दाखिला बनाने पर उनको गौर किया जा रहा है। आज़म नज़ीर तारड़ के हवाले से मैंने बताया था डॉक्टर तारक फजल चौधरी, एहसन इकबाल और नसीर सद्दू जो है उनको भी वफाकी कैबिनेट का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके साथ अगर बात की जाए MQM के हवाले से, जो हमने कहा था कि उनको 2 कम अज़ कम वजारतें फौरी तौर पर पहले फेज़ में दिए जाने का इम्कान है, जिसमें अमीनुल हक को IT, पहले भी उनके पास IT की मिनिस्ट्री थी, अलीम खान काफ लीग के चौधरी सालक हुसैन को भी जो काबीना का हिस्सा बनाया जा रहा है, और तारक बशीर चीमा जो है उनको भी वजारत मिलने का इम्कान है। ख्वाजा आसिफ को हमने बताया था कि वज़ीर दफ़ा का कलमदन दिया जाएगा और साथ एक और भी वजारत, तो वो भी उसी तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। सरदार यूसुफ मजहबी अमूर, इरफान सदीकी और अमीर मुकाम को भी काबीना में, सेंटर इरफान सदीकी है, जारी बात है वो स्पीच राइटर भी हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं और बड़े लाइलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट, और उनके हम ख्याल हैं नून लीग के, नवाज शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ साहब के, मरियम साहबा के, उनके बारे में बहुत ज़्यादा वो लिखते हैं और जिस तरह मदह सराई वो करते हैं तो उनका हक बनता है, डिज़र्व करते हैं। इस तरह रियाज पीरज़ादा साहब हैं, हनीफ अब्बासी का भी मैंने बताया था, नुशीन इफ्तिखार और अनूशा रहमान जो है उनको भी वफाकी काबीना में शामिल करने पर गौर किया जा रहा है और कभी इम्कान है कि वो शामिल होंगे, क्योंकि अनूशा रहमान साहब जो है शहबाज शरीफ, मरियम साहिबा और नवाज शरीफ के और इसाक डार साहब सब जो है हलकों के अंदर जो है उनकी काफ़ी पजीराई है और पहले भी आपने देखा था कि उनको जो है वजारत मिली हुई थी। तो अब एक तो मामला ये हो गया। इसके साथ जिस तरह डाका पड़ा है सीटों के ऊपर, मेरा ख्याल है इस तरह तो माल गनीमत भी नहीं लूटा जाता, या इस तरह तो कोई जो होता है ना कि यतीमों का माल भी नहीं लूटा जाता, या जो जिनका कोई पुरसान हाल ना हो। अब आप अंदाज़ा लगा लें, पहली बात तो ये है कि ये जो वारदात हुई है ये मुशर्रफ दौर के अंदर जो रबड़ स्टैंप असम्बली थी उससे ये वारदात करवाई गई। अब अंदाज़ा लगा लें कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं, कौमी असम्बली की 60 हैं, पंजाब असम्बली की 66 हैं, सिंध असम्बली की 29 हैं, KP असम्बली जो खैबर पख्तूनख्वा 22 हैं, बलूचिस्तान की 11 हैं। ये 128 जो सीटें हैं, 188 सीटें, तकरीबन 200 के करीब सीटें और मखसूस नशिस्तें जो हैं ये ख़वातीन की। ये मुशर्रफ साहब की जब दौरे हुकूमत था तो उस वक़्त असम्बली में रौनक मेला लगाने के लिए जनाब ये मॉडरेट और रोशन ख्याल पाकिस्तान के लिए ये ख़वातीन की कितनी बड़ी तादाद जो है उस रबड़ स्टैम्प असम्बली से जो इनकी मंजूर करा ली गई और उस पर अरबों रुपए इन पर खर्च होते हैं, जो ना किसी हल्के की नुमाइंदगी करती हैं और ना आवाम का इनके पास मैंडेट होता है। और ज़्यादातर वो आपको पता है वो चमचे कड़छे और कड़छियाँ और वो जो बड़े बड़े अमीर और इन्वेस्टर लोग होते हैं उनके बच्चियाँ ख़ास तौर पर ख़वातीन जो है या जो कनीज़ें टाइप होती हैं या जो आगे पीछे फिरने वाली हर हुक्मरानों के या जो पार्टियों के सरबराह होते हैं उनको ये मौका मिलता है। पार्टी वर्कर को बहुत कम ही होता है कभी मौका मिले। इस हवाले से अगर देखा जाए कि इनकी जगह अगर अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये फालतू फिल्फ और ख़त्म कर दी जाए, ये हम डिबेट रख रहे हैं पाकिस्तानी अवाम के सामने ताकि हुक्मरान बाला तक भी ये पहुँचे कि इनकी जगह 94 सीट्स अगर प्रोफेशनल के मंजूर की जाए तो उसके मुताबिक 50 जो है फाइनेंस और इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट्स जो है उनको 25 चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स और 25 जो है PhD इकोनॉमिक्स जो है उनके लिए और 50% बाकी जो है शोबा जाती माहरीन के लिए करूँ ताकि टेक्नोक्रेट जो है ताकि उससे पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली हो सके। क्योंकि अनपढ़ अंगूठा छाप जब आप इस तरह की ख़वातीन को भी देते हैं सीटें तो उनसे तो कोई पाकिस्तान के लिए कोई तमीर और तरक्की में उनका कोई इनपुट नहीं आ सकता। इस तरीके से अगर बात की जाए कि इलेक्टेड जो फाइनेंस एक्सपर्ट ना होने की वजह से पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, PTI की हुकूमत हो या नून लीग की हुकूमतें हों,
आपने देखा कि उसमें फिर टेक्नोक्रेट्स को ही लाया जाता है, और जब ये अपने पार्टी के लोग लाते हैं तो वो फिर मईशत की नाकामी भी आपने देखी है। अच्छा, अब अगर ये 10 बार ये मुख्तलिफ हुकूमतें जो आती रही हैं, तो अगर आज मुआशी सूरत हाल इस जगह पे हम पहुँचे हैं तो उसकी एक वजह ये भी थी कि नाअहल, नालायक, नकम्मे और ना तजर्बाकार जो फनांस और इस मामलात से, मुआशियात से बेबैर जो नाबल्द लोग थे उनको लगाया गया, और इस वजह से पाकिस्तान की आज मईशत यहाँ तक पहुँची। जहाँ तक मामला है कि जो सीटें मखसूस हैं, अपनी जमाती सीटें अपने प्रोपोर्शन पीरियड के प्रोपोर्शन रेट जो हिस्सा है वो ले चुकी हैं, लेकिन उसके बाद जो कि PTI के हमारे याफ्ता लोगों को जो मुंतखब किया उनके शेयर के मुताबिक जो उनकी सीटें थी उनके ऊपर भी बाकायदा जाके इन्होंने बाकायदा जाके दरखास्तें देकर वो सीटें उचक ली हैं, वहाँ पे ईंट ली हैं, और आवाम के मैंडेट जो हकीकी है उस पर डाका मारते हुए वो जिनकी सीटें बनती थी उनकी बजाय दूसरों लोगों ने ले ली हैं। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 32 नशिस्तों की अलाटमेंट इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल कर ली है। कौमी असम्बली की बात की जाए, जिसमें पंजाब से कौमी असम्बली की खवातीन की मखसूस नशिस्तें 27 सीटें पंजाब से नून लीग को प्लेट में रख कर दे दी गई हैं कौमी असम्बली की, और पीपल्स पार्टी को पंजाब से कौमी असम्बली की 3 खवातीन नशिस्तें जो है ओवरऑल मेरा ख्याल जीते ही 4 हैं, वो 5-6 जीते हैं या 7, 3 मुल्तान से कोई 1-2 5-6 जीते हैं, तो उसमें से भी आप अंदाज़ा लगा लें कि वो जो है 3 सीटें उनको दे दी गई हैं। IPP और मुस्लिम लीग जेड तो जीती 1 सीट है तो उसको भी 1 सीट मिल गई है, और IPP को जो है उसको भी 1 सीट मिल गई है पंजाब से। और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की अगर बात की जाए तो JUIF जो है उसकी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खवातीन की 8 मखसूस उनको नशिस्तें अलाट हो गई, यानी वो 7 सीटें जीते हैं और 8 सीटें उनको वो मिल गई हैं। और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ही खवातीन की 2 मखसूस नशिस्तें नून लीग को अलाट हो गई हैं, और JUI जो है उसकी नईमा किश्वर, सतारा अफरीन और एमन जलील जो है उनको मखसूस नशिस्तें अलाट हुई हैं। फिर इस तरह साथ उनके साथ साथ और भी जो JUIF की है उनको मदीना गुल है, राबिया शहीन है और नीलोफर बेगम को भी मखसूस नशिस्तें, और साथ नहीदा नूर और आरफा बीबी उनको भी मखसूस नशिस्तें JUIF की मिली हैं। नून लीग की अगर बात की जाए तो अमीना सरदार और फायजा मलक को ये नशिस्तें अलाट हुई हैं। और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के हवाले से अगर बात की जाए यानी नंबर या उनकी जो वहाँ पे जनरल नशिस्तों की सूरत हाल पर अंदाज़ा लगाए कि JUIF की 7 सीटें उनके बदले में उनको जनरल सीटें 7 जीते हैं, लेकिन उनको खवातीन की 10 सीटें मिल गई मखसूस नशिस्तें, यानी 7 सीटें टोटल जीते हैं खैबर पख्तूनख्वा से, 10 उनको प्लेट में रख के मिल गई हैं जो कि PTI को मिलनी चाहिए थी। सही है। 6 सीटों वाली नून लीग जो है उसको 8 सीटें मिल गई हैं, और 4 सीटों वाली जो पीपल्स पार्टी है उसको 6 सीटें मिल गई। अब ये बंदर बांट और देखें किस तरह से यानी डाका मैंडेट पर मारा जा रहा है। और ख़वातीन की अगर पंजाब की बात की जाए, कौमी असम्बली में पंजाब से ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी को जिस तरह बताया 2 और मुस्लिम लीग को मज़ीद 1 ख़वातीन जो है उसकी मखसूस नशिस्त मिल गई है। पीपल्स पार्टी की सबीना खालिद गुरकी हैं और नताशा दुल्ताना को ख़वातीन की नशिस्तें अलाट हुई हैं, और मुस्लिम लीग नून की तमकीन न्याजी को कौमी असम्बली में ख़वातीन की मखसूस नशिस्त अलाट। सिंध असम्बली के हवाले से अगर बात करें तो ख़वातीन की 2 मखसूस जो नशिस्तें हैं उसमें कामयाब उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें पीपल्स पार्टी की जो है समीता अफजाल और रुकन सिंध असम्बली बन गई, MQM की फौजिया हमीद भी रुकन सिंध असम्बली बन गई है। और खैबर पख्तूनख्वा से अकलीतों की अगर 3 नशिस्तें मुख्तलिफ पार्लिमानी जमातों को अलाट, उनमें नून लीग की जो है पीपल्स पार्टी और JUIF को भी एक अकलीती नशिस्त अलाट हुई है। JUIF उनके जो है अक्सर परवेज़ है, मुस्लिम लीग नून के सुरेश कुमार है, उनको अकलीती नशिस्त अलाट की गई है, जबकि पीपल्स पार्टी के बेरी लाल जो है उनको खैबर पख्तूनख्वा में अकलीतों की मखसूस नशिस्त अलाट की गई। अब अंदाज़ा लगा लें कि इतनी बम्पर जो लूट से लगी हुई है, जो कि PTI के हमारी याफ्ता जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए, बेसिकली तो वो PTI का वोट बैंक है, उनका मैंडेट बनता है। ये कल भी हमने कहा कि सीटें फ्रीज कर दी जाती ताकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इंतजार किया जाता। और ये तो आप देखें ना, सदर के इलेक्शन के ऊपर इसका इफेक्ट आना है, सेनेट के इलेक्शन के ऊपर इसका इफेक्ट आना है। जब सदर का इलेक्शन हो जाएगा, सेनेट का इलेक्शन हो जाएगा और प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो गया, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हो गया, सूबाई असम्बलियों के वुज़रा आला मुंतखब हो गए, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए, तो उसके बाद अगर ये सीटें रिवर्स भी होती हैं तो उससे PTI को तो या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो फ़ायदा मैक्सिमम जो उठाना होगा या उठा चुके होंगे वो तो दूसरी पार्टियां जिनका मैंडेट नहीं बनता, जिनका ये हक नहीं बनता। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो इस तरीके से नहीं होता, किसी दुनिया के मुअज़्ज़म माशरे में नहीं होता।
और ठीक है, आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पीटीआई को अगर नहीं आप समझते उनकी प्रोसीजरल एरर्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक आप इंतजार करते, ये सीटें फ्रीज रखते, तो फिर भी चले किसी हद तक बात मानी जाती। लेकिन आप देखें ये सीटें उल्टा उनके ही यानी जो जीते हुए हैं उनके मुखालफों को देकर उनका पलड़ा और भारी कर दिया गया है। और दूसरा जो फॉर्म 45 के अपलोड होने के बाद एक नया जो पंडोरा बॉक्स खुला है, तो उसकी तो मेरा ख्याल गर्द बैठते बैठते चलें कल साहब इस तमाम सूरत पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ इक़दाम कर रही हैं, बड़े एलानात सामने आए, उस पर बात करेंगे। और दूसरा यहाँ पे हमारे पास कुछ खबरें पेशावर हाई कोर्ट से कुछ तरीके इंसाफ को रिलीफ मिलने जा रहा है, कुछ इस तरह की खबरें हैं। बात करते हैं तमाम सूरत हाल पे, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा सुनते हैं। वेलकम बैक। बात चल रही थी वज़ीर आला पंजाब मरीम सफदर के हवाले से। मरीम सफदर ने रमज़ान पैकेज की अशिया का आला मयार जो है यकीनी बनाने की हदायत करते हुए आटा की चीनी समेत दीगर अशिया खुरदोश के मयार पर शिकायत जो है बर्दाश्त ना करने का कहा है। इसके अलावा मरीम सफदर का कहना है कि वो 6 हफ्तों में 6 लाख घर बनाएंगे। ये क्या दावे हैं और अब तक क्या उनका वर्किंग स्ट्रक्चर जो है कामयाब हुआ है? सुखल साहब, क्या लगता है मरीम सफदर जो है जो बात कर रही है इसमें कामयाब हो पाएंगी? देखिए, मरीम नवाज़ शरीफ ने उन्होंने 8 रोज़ में अपना ओहदा संभालते ही जो उनकी अब तक जो स्पीड है वो उनके साबिक वज़ीर आला जो चचा हैं शहबाज शरीफ साहब या अभी निगरान वज़ीर आला जो मोहसिन नकवी साहब की स्पीड से मेरा ख्याल है अल्ट्रा और सुपरसोनिक स्पीड से वो जा रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से 8 दिन के अंदर जो है उन्होंने तकरीबन 30 के करीब जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी अप्रूवल दी है। और अगर उसमें 50% भी वो प्रोजेक्ट अगर वो कंप्लीट हो जाते हैं तो उससे पंजाब की और सूबे की और आवाम की तकदीर बदलने में मैं समझता हूँ वो उनका वो बड़ा क्रेडिट होगा। अगर हम सरसरी सी बात करें तो वो 30 जो मंसूबे हैं उसके अंदर आप बात देखें, शाहकार और वक़्त की ज़रूरत जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो है पंजाब की उसके अंदर उनको नाफजुल अमल किया जाएगा। उसके साथ साथ पंजाब भर की जो सड़कों की तामीर व मरम्मत और नई सड़कों का जाल है और सड़कें बहाल खुशहाल पंजाब प्रोग्राम जो है उसका आगाज़ कर दिया गया। हेल्थ कार्ड प्रोग्राम के ज़रिए मुस्तक शहरियों का इलाज उसका आगाज़ कर दिया गया। पंजाब भर में 1 लाख घरों की तामीर अपनी छत प्रोग्राम के तहत, अपनी छत अपना घर, और वो भी 6 हफ्तों के दौरान डेडलाइन दी गई कि सिर्फ 6 हफ्तों के दौरान एक मॉडल प्रोजेक्ट के तौर पर 1 लाख घरों की तामीर। पंजाब भर की मुस्तक ख़वातीन के लिए सोलर और बायोगैस जो चूल्हे हैं उसका इंतज़ाम। फिर वज़ीर आला हाउस में तलबा के लिए मखसूस हेल्पलाइन जो है उसका क्या जो इनकाद अमल में आया है। लाहौर में 100% फ्री कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए हॉस्पिटल वेलेंशिया टाउन के करीब जो है उसके लिए बाकायदा अप्रूवल दे दी गई है। हर यूनियन काउंसिल के अंदर जो है खेल का मैदान प्रोग्राम खेलता पंजाब के तहत जो है वो वहाँ पे होगा। सुथरा पंजाब प्रोग्राम जो है उस हवाले से सवाई सतराई देहात शहर में बाकायदा उसका आगाज़ हो चुका है। ख़वातीन के लिए ट्रांसपोर्ट कार्ड और मोटरसाइकिलों जो है उसकी फराहमी के हवाले से उस प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। ख्वाजा सराह जो है उनके हवाले से फ़लाह प्रोजेक्ट जो है उसका ख्वाजा सराहों की फ़लाह के लिए जो प्रोजेक्ट है उसका आगाज़ हो गया है। पंजाब में पंजाब IT सेंटर जो है वो बनाने का मनसूबा है। बैनुल-अक़वामी मेयार की गोश्त की बरामद जो है यानी एक्सपोर्ट का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। घर की दहलीज़ पर 43 यानी 43 किस्म की जो आपकी खिदमात की फराहमी के हवाले से आपको घर की दहलीज़ पर ये चीज़ें अब मुहैया या मुयसर होंगी। स्मार्ट एग्रीकल्चर जोन जो है उस प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है। पंजाब असम्बली में बाकायदा एक कमेटी सिस्टम जो है वो कायम कर दिया गया। एयर एम्बुलेंस जो है वो पहला पाकिस्तान का सूबा होगा जहाँ ये इस चीज़ का आगाज़ किया गया है। तमाम बड़े शहरों में मेट्रो बस जो है वो सर्विस देने का मनसूबा है। पंजाब के हर ज़िला में दानिश स्कूल बनाकर तालीमी इनकलाब का आगाज़ करने का प्रोग्राम वो शुरू किया गया। 300 यूनिट से कम जो इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन हैं उनके लिए सोलर जो है पैनल्स की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। माजूर अफराद के लिए रायती सफरी सहूलियात होंगी। तलबा के लिए लैपटॉप और कंप्यूटर की फराहमी। रमज़ान निगहबान पैकेज आपके सामने है और ये टोटल 100 के करीब नए प्रोजेक्ट्स आवाम की फलाह के लिए किए जा रहे हैं। और ये वो प्रोग्राम है जिन पर पंजाब की इंतज़ामिया हतमी तजावीज़ जो है बाकायदा मुरतब कर चुकी है और जिन पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहबा जो है उनकी जानब से अप्रूवल भी हो चुकी है। और जैसे कि 1 लाख घर
देने की अपना छत अपना घर स्कीम है और 6 हफ्तों के अंदर इन घरों को इनकी तामीर मुकम्मल करने का टास्क दिया गया है। तो देखें ये जिस तरीके से 8 रोज़ के अंदर अगर इतना काम हो सकता है तो फिर यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं इसको अगर 50% भी ये कंप्लीशन के मराहल में या कंप्लीशन हो जाती है तो फिर मेरा ख्याल है साबिक वज़ीर आला जो उनके चचा हैं शहबाज शरीफ साहब जिनको पंजाब स्पीड कहते थे या मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला जिन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ा और अब मरियम साहिबा जो है मेरा ख्याल है उन्होंने अल्ट्रा और सोनिक स्पीड के हिसाब से वो चलकर उन्होंने टाइटल ये अल्ट्रा पंजाब या सोनिक पंजाब स्पीड का टाइटल अपने नाम कर लिया है। अब ये तब होगा जब ये सारे प्रोजेक्ट जो है ये 100% कंप्लीशन के मराहल में हो जाएंगे। अभी तो इनिशिएटिव है लेकिन बहरहाल वो कहते हैं कि इब्तिदा तो अच्छी है, आगे हम देखते हैं कि इस तरीके से अगर इसी रफ्तार से लेकिन खान साहब गेम का एक ये भी आपने देखा है कि शुरू में तेज बल्लेबाजी करने वाला बहुत जल्दी आउट भी हो जाता है। देखिए ये तो अभी 5 साल है ना, अभी तो वो कहते हैं ना ओपनिंग एक बैट्समैन वाला मामला है, शुरू से छक्के लगाएंगे तो जल्दी कैच आउट हो जाएंगे। टेस्ट मैच है कोई T20 तो है नहीं, तो टेस्ट मैच है और 5 साल का मैच तो ठीक है खेलना चाहिए तो 8 दिन के अंदर अगर इतना स्कोर या रन्स बना लिए हैं या इतनी अचीवमेंट है तो फिर 5 साल में उस हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत आगे चीज़ें चली जाती हैं। तो बहरहाल वही पे बात है कि उनकी जानब से एक खुश आइंद अच्छी चीज़ें हैं। अब देखना यह है कि ब्यूरोक्रेसी इंतज़ामिया उनसे किस हद तक तावन करती है, ये मनसूबे इनके लिए फ़ंड्स कहाँ से आएंगे, उसके लिए वो क्या अरेंजमेंट करेंगी। चीज़ें अच्छी हैं, आवाम के लिए अगर कोई अच्छी चीज़ हो तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और हम इन चीज़ों पर नज़र भी रखेंगे कि ये जो मनसूबे जिनका इनिशिएटिव लिया गया है क्या ये कंप्लीशन के मराहल तक जाएंगे या उससे पहले ही ये जो यानी मुकम्मल नहीं हो सकेंगे। तो ये तो 8 दिनों की कारकर्दगी है ना, अभी तो 5 साल बाकी पड़े हैं पूरे 8 दिन। चलिए देखते हैं अगले आने वाले दिनों में मरियम सफदर क्या करते हैं। बहरहाल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई ने लियाकत बलोच से 24 घंटे में दूसरा राब्ता किया है। जमात इस्लामी से क्या चाहते हैं? देखिए जमात इस्लामी की देखिए स्ट्रीट पावर के हवाले से मेरा ख्याल है वोट तो उनके पास नहीं है, मेरा ख्याल है कि जो उनको हेल्प कर वैसे तरीके इंसाफ लॉन्ग मार्च का इंडिया दे चुकी है कि अगर वो कहते हैं कि हमारा मैंडेट तो नहीं दिया गया इंसाफ तो लॉन्ग मार्च मौलाना करेंगे। फजलुर रहमान साहब से मिलकर या जिस तरह महमूद जमात इस्लामी तरीके लबैक से रब्ता किया है, तरीके लबैक से भी अगर रब्ता करेंगे तो मकसद ये है कि फिर स्ट्रीट पावर के लिए लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है वरना वोट। दूसरी जानब एक जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी वालों के लिए खुशखबरी ये है कि सदारती उम्मीदवार 2 हैं, एक नून लीग पीपल्स पार्टी के और दीगर जो हुकूमती इत्तेहाद की जमातें उनकी जानब से मुश्तरका उम्मीदवार हैं आसिफ जरदारी साहब और दूसरी तरफ जो PTI और सुन्नी इत्तेहाद जो उनकी जानब से महमूद खान अचकज़ई हैं। तो जरदारी साहब की जो कमेटी है जो सदारती इलेक्शन के हवाले से सारे मामलात को देख रही है उसका ये दावा सामने आया है और हम कल इस पर बता भी चुके हैं वोट्स के हवाले से, काउंट के हवाले से। तो उन्होंने ये कहा है कि 345 वोट लेकर जरदारी साहब जो है वो कामयाब उम्मीदवार के मनसब पर बैठते नज़र आ रहे हैं और वो महमूद खान अचकज़ई से 66 वोटों की बरतरी उनको हासिल है, जबकि इसमें MQM के अभी वोट शामिल नहीं है और नेशनल पार्टी के भी शामिल नहीं हैं। तो इन 2 पार्टियों के अलावा 345 वोट उन्होंने दावा कर दिया है और 66 वोटों की बरतरी है। अगर MQM नेशनल पार्टी के भी वोट डाल लिए जाएंगे तो फिर वही 404 के करीब वो जो काउंट मैंने बताया था कि महमूद खान अचकज़ई के 199 होंगे और आसिफ जरदारी साहब के 404 होंगे। तो बहरहाल 350 तक तो वो पहुंच गए हैं। अगर बाकी जमातें जो अभी उनका मुज़ाकरात चल रहे हैं अगर वो भी उनके साथ आ जाती हैं जिस तरह फजलुर रहमान साहब हैं या MQM की जमात है या दीगर एक आध जमात जो है तो उनके से भी उनके राब्ते हैं तो फिर वोट उनका 400 के करीब हो जाएगा। तो वही बात है कि वाज़ेह बरतरी से अभी तक तो जीतते वो नज़र आ रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के इलेक्शन के नताज के दस्तावेज़ात जो हैं उनकी फराहमी के लिए दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया और आइंदा समात पर जवाब भी तलब कर लिया है। क्या लगता है? देखिए पेशावर हाई कोर्ट के हवाले से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फौरी और बर वक़्त और इंसाफ की फराहमी हो रही है वो PTI के लिए तो मेरा ख्याल है वो पेशावर हाई कोर्ट ही इस वक्त है। कोई प्रोटेक्टिव बेल अगर लेनी है, अगर कोई भी मामला इस तरह का है तो पेशावर हाई कोर्ट से उनको इंसाफ मिल रहा है। तो उस पर तनकीद भी हो रही है नून लीग की जानब से या दीगर जमातों की जानब से। बहरहाल ये अब देखते हैं कि इसका ऊँट किस करवट बैठता है। ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी है, पहले भी पेशावर हाई कोर्ट के कुछ ऐसे फैसले थे जो कि वक्ती तौर पर तो PTI के लिए खुशी का बाइस बने, लेकिन जब मामले वो सुप्रीम कोर्ट में गए
तो फिर वो वहाँ चीज़ें वहाँ पे रिवर्स हो गई। तो अब देखना ये है कि जो अब ये अहम बात जिस तरह के ख़ास तौर पर ये जो 4-1 का इलेक्शन कमीशन का फैसला है और उसमें उनके अपने ही एक मेंबर ने भी कहा कि आइन के आर्टिकल 51 जो है उसके तहत या दीगर जो शिक्के हैं उसके मुताबिक जो है किसी दूसरी पार्टी का मैंडेट किसी दूसरी को नहीं दिया जा सकता। तो लिहाजा ये जो ठीक है बात कि उन्होंने अगर नहीं अप्लाई किया था या प्रोसीजरल है उनको अगर ना दें वो चले उस बात से तो उन्होंने कहा इत्फाक मैं करता हूँ, लेकिन ये सीटें दूसरी जमातों को दे देना ये जो है आइन के बरक्स होगा। अब ये तशरीह भी सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पीटीआई की जानब से इस चीज़ को चैलेंज करने का फैसला किया गया है और यकीनी तौर पर वो चैलेंज करेंगे। अब देखना ये है कि पहले जो फैसले हैं चीफ जस्टिस के या सुप्रीम कोर्ट के वो तो हमेशा उनके अंदर यही बात आती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है और हम उसके फैसलों के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे। तो इसका एडवांस ही फिर मैं तो नतीजा यही अखज़ कर सकता हूँ अगर पिछले फैसलों की अगर नज़ीर देखी जाए या प्रेसिडेंट्स देखी जाए या उनको मद्देनजर रखा जाए तो फिर मुझे लगता है कि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट से भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पीटीआई को ये सीटें मिलती नज़र नहीं आ रही। अभी तक की जो पीछे की जो प्रीवियस अगर हिस्ट्री देखें तो उसमें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को ही उनकी तौसीक की गई है और सुप्रीम कोर्ट की जानब से रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया गया है उससे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दूदो क्यूद या उनके दायरा इख्तियार एक आइनी इदारा है उसके अंदर हम मुदाखलत नहीं करेंगे। तो फिर इलेक्शन कमीशन का फैसला जो आज यहाँ पे अली अमीन गंडापुर के हवाले से कहा जा रहा था कि एग्रेसिव सियासत का आगाज़ करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि अमन अमान पर कोई समझौता नहीं होगा, हमारी पहली तरजीह है। और दूसरा उन्होंने कहा कि गुर्बत में कमी, रोज़गार की फराहमी और कमज़ोर तबकों की फ़लाह हमारा दूसरा हमारी तरजीह है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तमीर तरक्की मेरी हुकूमत की तीसरा तरजीह होगी। इन तरजीहात को लेकर वो डिस्कस कर रहे हैं। और दूसरा शेख वकास अकरम वाज़े कर चुके हैं कि तहरीक इंसाफ जो जितना भी वोट लेकर आई है और जितने भी जो अरकान हैं असम्बली के ने वोट मिला सिर्फ एक चीज़ के लिए कि इमरान खान को जेल से बाहर निकालना है। हमारी तमाम तर तरजीहात पीछे हैं और अपने लीडर को जेल से बाहर निकालना हमारी पहली तरजीह है। मुख्तलिफ तरह के बयान हैं। अली मोहम्मद खान ने बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिया। उन्होंने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ भी गद्दार वतन नहीं हैं, वो भी कौमी लीडर हैं। आसिफ अली जरदारी के हवाले से सॉफ्ट कॉर्नर दिया। साथ कहा कि मफाहमत की बात होनी चाहिए। अच्छी गुफ्तगू थी उनकी कौमी लेवल पर अगर डिस्कस किया जाए। और तीसरा असद कैसर साहब ने भी ये बात की कि अगर इस हवाले से हम मुसलसल राब्ते में हैं, जवेद हाशमी हैं, महमूद अचकज़ई हैं, जमात इस्लामी साथ खड़ी है, तो हम बानी तरीके इंसाफ जो उनकी रिहाई के लिए एक जो करारदाद लेकर आएंगे एक बड़ी मैं आपको पहले भी बताया दोबारा फिर बता रहा हूँ कि ईद के बाद बानी चेयरमैन पीटीआई जो है जेल के बाहर होंगे, जरदारी साहब मफामती किरदार अदा करेंगे, अली मान गंडापुर साहब भी उसका हिस्सा होंगे, उसमें असद कैसर भी होंगे, उसमें अली मोहम्मद खान भी होंगे, उसमें शेर अफजल मरवत भी होंगे, उसमें उमर अयूब भी होंगे, उसमें जो बैरिस्टर जो गौहर खान है वो भी उसके अंदर मौजूद होंगे। और प्रेसिडेंसी जो है जो ईवान सदर जो कि उनकी पार्टी के सदर वो जो काम नहीं कर सके डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, लेकिन यही काम जो है मफामती पॉलिसी के हवाले से सबको एक जगह पे बिठाने का काम जो है वो आसिफ जरदारी साहब करने में कामयाब हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि यही जो है पीटीआई और दीगर जमातें जो हैं इस हुकूमत को जो भी चीज़ें हैं ये आगे एक पेज पर आपको सारे नजर आएंगे। ठीक है, अपोजिशन का रोल रहेगा, लेकिन अब ये समझेंगे कि ये जो हुकूमत है इसको चलने ना देना, इसके खिलाफ धरने, इंतशार की सियासत करना, तकसीम और नफरत की सियासत करना और पाकिस्तान जो है उसको अदम इस्तेकाम से दो चार करना सियासी तौर पर या मुआशी तौर पर, ये नहीं होगा। और आज की जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर भी ये वाज़े पैगाम दे दिया गया है। एक तो ये है कि जो इलेक्शन के जो नताइज हैं या इलेक्शन के जो मामलात हैं पाक फौज का उससे किसी तरह भी बिल वास्ता या बिला वास्ता कोई तल्लक नहीं है किसी भी मदाखलत के हवाले से। सिर्फ अमन व अमान की इंश्योर करने के लिए उनकी ड्यूटी थी और वो भी पोलिंग स्टेशन के बाहर थी, वो भी असास मकामात पर थी। दूसरा साना 9 मई के वाले से दोबारा फिर उन्होंने अज़म का इयादा किया है कि जो उसके अंदर मुलव्वस है, जिन्होंने शोहदा जो है और पाकिस्तान की इंस्टॉलेशंस को, पाकिस्तान के साथ तनसीबात को निशाना बनाया, उन पर हमला, उनके जो मास्टरमाइंड है, जो मुलव्वस किरदार है, उनके खिलाफ जो है वो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। उस हवाले से रियासत जो है किसी भी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। ऐसे लोगों के खिलाफ कोई नरम गोशा या उनके लिए कोई नई रायत नहीं रखा जाएगा। ठीक है। दूसरी बात जो है कि बिलावल साहब ने
जो पीटीआई के जो उनके वज़ीर आला हैं या असद कैसर साहब ने या बानी पीटीआई का कि 9 मई के वाले से जुडिशल कमीशन का बिलावल साहब ने उसको तौसीक की है, पीटीआई ने उस पर खुशाइंद उसको करार दिया है। और अब इस पर भी मैं समझता हूँ कि कमीशन चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को कहना चाहिए ताकि बिलावल साहब की तरह के दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, कौम के सामने ये हक़ाइक़ आने चाहिए ताकि जो हकीकी तौर पर मुलव्वस हैं उनको बिल्कुल कैफ़े किरदार तक पहुँचना चाहिए। और अगर कोई बेगुनाह है जिनका इस मामले के अंदर तल्लक नहीं है तो वो अगर कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं तो उनको फौरी तौर पर बाहर आना चाहिए। तो ये जुडिशल कमीशन की इंक्वायरी और फाइंडिंग के बाद ही ये मामला गुत्थी सुलझ सकती है, क्योंकि दीगर जो मामलात हैं JIT या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन उस पर पीटीआई को या पाकिस्तानियों की कुछ जो आवाम है जो ख़ास तौर पर जो मुतासरीन है उनको एतमाद नहीं है। ठीक है खल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस तमाम सूरत पर बात की है। तरीके इंसाफ के लिए खुशखबरी है कि इत्तेफाक उनके कायद उनके दरमियान होंगे और मफाहमती पॉलिसी आसफ़ अली ज़रदारी अदा करेंगे। आसफ़ अली ज़रदारी को मफाहमत का बादशाह कहा जाता है। अब देखना ये कि आसफ़ अली ज़रदारी इस मफाहमती पॉलिसी में कामयाब होते हैं या नहीं होते। ईद के बाद तक की पेशन गोई है और ख़बर है असद खल साहब ने दी है। इस तमाम सूरत पर बात होती रहेगी। फ़िलहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान उसामा ज़ायद असद खल को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।